नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी बिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। तो साथियों, ये हमारी कहानी चौथा गवाह का सेकंड पार्ट है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस कहानी को देखें ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए। तो चलिए चौथे गवाह का भाग 2 शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना 3 गवाहों की 3 अलग बातें, पर सच एक ही नहीं होता। सच कई परतों में छुपा होता है। आज की कहानी में जासूस अमन सामने लाएगा देवकी की मौत का असली तरीका, उस रात की असली परछाइयां और उस आदमी का नाम जो सच में कमरे के अंदर मौजूद था। तो स्वागत है चौथा गवाह भाग 2, सच का अंतिम खेल। और साथ ही पहली बार कमरे के कोने में किसी के कदमों की बहुत धीमी आहट सुनाई दी। अमन बोला, वो यही है। जैसे ही मैंने वह आवाज सुनी, मेरी सांस थम गई। गोदाम के कोने में पुरानी बोरियों का ढेर था, ऊंचा, अव्यवस्थित, और एक बोरिया दूसरी पर तिरछी तरह से टिकी हुई थी। वहीं से एक हल्की सी रगड़ की आवाज आई थी, इतनी हल्की कि अगर मैं अमन के साथ खड़ा ना होता तो शायद सुन भी नहीं पाता। अमन ने उंगली होठों पर रखी, चुप रहो, और वह उसी कोने की ओर गया। एक एक कदम चल पड़ा, बहुत धीरे, मानो किसी घायल जानवर के पास जा रहा हो, जो भाग भी सकता है और हमला भी कर सकता है। मैं एकदम उसके पीछे, और शुक्ला भी सतर्क हो गया था। तीनों गवाह रमाकांत, फैजल और सरला दीवार के सहारे खड़े थे और डर से कांप रहे थे। उनकी आंखें उस कोने पर टिकी थी। उनकी घबराहट बता रही थी कि वे जानते थे वहां कौन है। अमन उस ढेर के बिल्कुल पास पहुंचा। उसने दीवार और बोरियों के पीछे एक बेहद हल्की सी खाई देखी, इतनी कि एक पतला आदमी आराम से खड़ा हो सके। उसने हवा में हथेली घुमाई, जैसे तापमान महसूस कर रहा हो। वहां किसी के शरीर की हल्की गर्मी थी। अमन ने जमीन की धूल को देखा। वहां एक जूते का आधा निशान था, धुंधला लेकिन मौजूद। अमन ने धीमे स्वर में कहा, बाहर आओ। कोई हलचल नहीं हुई। अमन फिर बोला, तुम बाहर नहीं आओगे क्योंकि तुम जानते हो तीनों गवाह तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। उन्होंने तुम्हें छुपाया है। अब बोरियों के पीछे बहुत हल्की सांस की आवाज आई। मैंने अमन की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो किसका सामना करने जा रहा है। अमन ने धीरे धीरे कहा, तुम देवकी के बहुत करीब थे, इतना करीब कि देवकी ने तुम्हें कमरे में आते देखा, पर उसे डर नहीं लगा। अब अंदर से एक बहुत ही हल्की सी हलचल हुई। अमन ने कहा, तुम्हारी लंबाई तो बहुत है, खरोच की ऊंचाई बताती है। तुम दीवार से टिककर अंदर की आवाज सुन रहे थे। रमाकांत रो पड़ा। फैजल ने हाथ जोड़ लिए। सरला ने चेहरा छुपा लिया। अमन बोला, और तुम वही हो जिसे ये तीनों बचा रहे हैं। बोरियों के ढेर के पीछे से एक छाया हिली। पहले एक हाथ, फिर कंधा, फिर पूरा शरीर धीरे धीरे बाहर निकला। एक लंबा दुबला पतला आदमी, चेहरा पीला, आंखों में लाल डोरियां, और कपड़े धूल से भरे।
एक मजदूर की वर्दी पहन रखी थी। वो कांप रहा था। मैंने उसे पहचाना नहीं। शुक्ला ने भी नहीं पहचाना। पर तीनों गवाहों ने एक साथ आंखें झुका ली। अमन बहुत शांत स्वर में बोला, नाम बताओ। आदमी ने धीरे से कहा, साहब शंभू। मेरा नाम शंभू है। शुक्ला चौंका, शंभू? ये तो गोदाम का पुराना मजदूर है। अमन ने कहा, हाँ, और यही वह आदमी है जिसे तीनों बचा रहे हैं। रमाकांत फूट फूट कर रोने लगा। सरला ने आंचल मुंह पर रख लिया और फैजल जमीन की तरफ देखने लगा। और शंभू कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने देवकी बाबू को नहीं मारा। अमन ने कहा, नहीं शंभू, तुमने देवकी को मारा नहीं, पर तुम कमरे में थे जब उसकी मौत हुई। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैंने पूछा, अमन, क्या इसका मतलब देवकी की मौत शंभू ने नहीं की? अमन ने मेरी ओर देखा। धीमी, शांत, पर बहुत ही गहरी आवाज में बोला, हाँ पिद्दू, शंभू हत्यारा नहीं, पर शंभू ही हमारा चौथा गवाह है। शंभू की आंखों में दहशत का एक गहरा साया था। यह उस आदमी की आंखें थी जो कुछ बहुत बड़ा अपने अंदर दबाए हुए था। अमन उसके सामने खड़ा था, लेकिन अमन की आवाज बहुत ही धीमी थी। शंभू, अमन ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने देवकी को नहीं मारा। शंभू कांप उठा। तीनों गवाह, रमाकांत, फैजल और सरला, उसकी ओर देखते रहे। अमन ने एक एक कदम उसके पास लिया। लेकिन तुम वहां थी, तुमने कुछ तो देखा है। शंभू की सांसें अब तेज हो गई। साहब, मैं मैं डर गया था। अमन ने कहा, डर गए थे? लेकिन किससे? शंभू चुप रहा। अमन ने गोदाम की दीवार छुई, धीरे से उसकी दरारों पर उंगली घुमाई, फिर बोला, शंभू, जब देवकी मरा, तुम उससे 5 कदम दूर थे। शंभू ने आंखें फैलाकर अमन को देखा। लेकिन ये बात आपको कैसे पता साहब? अमन बोला, क्योंकि कमरे की धूल में तुम्हारे जूते का एक आधा निशान है। तुम घबरा कर पीछे हटे थे। शंभू के होंठ सूख गए। मैंने धीरे से कहा, अमन, अगर शंभू 5 कदम दूर था तो देवकी ने उसे देखा तो होगा ही। अमन ने कहा, हाँ बिल्कुल, और यही वह कारण है कि देवकी को डर नहीं लगा, क्योंकि वह शंभू को पहचानता था। इतना सुनकर शंभू जमीन पर बैठ गया। अमन ने आगे कहा, शंभू देवकी को किसी ने धक्का नहीं दिया। वह अचानक नहीं गिरा, वह बैठ गया, जैसे किसी बात से परेशान या हैरान होकर। बताओ शंभू, उसने क्या देखा था? शंभू के होंठ कांपे, उसकी आंखें भर आईं। साहब, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बात समझ लीजिए। अमन शांत रहा। कौन सी बात? शंभू बोला, देवकी बाबू किसी से डरते नहीं थे, पर उस रात जब उन्होंने सामने उसे देखा। वह वाक्य पूरा किए बिना ही वह शंभू चुप हो गया। अमन की आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन तीखी। किसे देखा शंभू? बोलो। शंभू ने नीचे देखा, होंठ भींच लिए, और बहुत धीमे से कहा, साहब, देवकी बाबू ने अपने मालिक को देखा था। कमरा पलक झपकते ही भारी हो गया। हवा में एक अलग ही ठंडक छा गई। मैंने हांफते हुए पूछा, मालिक? कौन मालिक? अमन शांत था, बहुत शांत, जैसे उसे इस जवाब का इंतजार बहुत पहले से ही था। अमन धीरे से बोला,
गोदाम का मालिक, जो यहाँ कभी आता ही नहीं, जिसका नाम फाइल में नहीं है, जिसके बारे में तीनों गवाह कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। शंभू ने सिर हिलाया। हाँ साहब, मुरारी लाल। रमाकांत ने चेहरा ढक लिया। फैजल ने दांत भींच लिए और सरला रो पड़ी। लग रहा है साइड कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अमन बोला, तो देवकी ने हत्यारे को नहीं, मुरारी लाल को देखा था। शंभू ने घबरा कर कहा, हाँ साहब, और देवकी बाबू उनकी कंपनी में कुछ गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए थे। मैंने पूछा, किस तरह की गड़बड़ी? शंभू ने कहा, साहब, हिसाब किताब की गड़बड़ी थी। रोज का माल कम दिखाया जा रहा था। देवकी ने मुरारी लाल को बता दिया था कि वो सब समझ चुके हैं और अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। अमन ने आंखें बंद की। उसकी आवाज बहुत धीमे सुर में निकली, बिंदु, संभव है कि देवकी की मौत हत्या नहीं थी। मैं चौंक गया। शुक्ला भी यह सुनकर हैरान था। क्या मतलब अमन? अमन ने कहा, मुरारी लाल कमरे में आए होंगे। देवकी ने उन्हें देखा और किसी बड़ी बात का डर या सदमा उस पर अचानक आ गया। वह बैठ गया, या शायद बेहोश हो गया हो, या फिर शायद सांसें ही रुकने लगी हूं। और तभी किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा। हत्या नहीं, मौत छुपाने की कोशिश। कमरा सिहर उठा। अमन ने शंभू से पूछा, शंभू, जब देवकी गिरा, जब उसने आखिरी सांस ली, उस समय कमरे में मुरारी लाल थे? शंभू ने सिर हिलाया। हाँ साहब। अमन ने पूछा, और जब तुम छुपे हुए थे तब क्या हुआ? शंभू कांपा। उसने आंखें बंद की। साहब, मैंने मुरारी लाल को देवकी बाबू के ऊपर झुकते देखा। कुछ किया उन्होंने। मुझे नहीं मालूम क्या, पर अगले ही पल देवकी बाबू की सांसें रुक गई। यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने पूछा, और तुम्हें किस बात से यकीन हुआ कि मुरारी ही दोषी है? शंभू ने कहा, साहब, क्योंकि मुरारी लाल ने मुझसे कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम भी मारे जाओगे। कमरा अब सन्नाटे में डूब चुका था। अमन के चेहरे पर एक भयावह शांति थी। शंभू खामोश था। तीनों गवाह दीवार से सटे बैठे थे। कोई एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। शुक्ला अपने डंडे की नोक जमीन पर टिका कर खड़ा था, पर उनकी आंख में वही सवाल पूछ रही थी। और अमन, वह धीरे धीरे देवकी के कमरे की ओर लौट रहा था। उसकी चाल धीमी, लेकिन उसके दिमाग की चाल बहुत तेज थी। मैं उसके साथ साथ जा रहा था। उसकी आंखें हर चीज पर गहरी पर शांत थी। अमन कमरे में पहुंचा और उसी जगह टिका जहां देवकी बैठा था। उसने अपनी उंगलियां हवा में टेढ़ी की, जैसे किसी चीज का खिंचाव महसूस कर रहा। फिर बोला, देवकी मरा नहीं था, देवकी मर रहा था। मैंने सिर हिलाकर पूछा, मतलब? अमन बोला, देवकी की मौत धीमे धीमे शुरू हुई थी, उससे पहले कि मुरारी कुछ करे। मौत की शुरुआत अचानक नहीं, अंदर से हुई थी। शुक्ला चौंक गए। अंदर से? मतलब किस चीज से? अमन बोला, भावनात्मक सदमा या किसी बड़ी बात का झटका। मैंने कहा,
मतलब उसने मुरारी को देखा और उसी सदमे में बैठ गया। अमन बोला, ज्यादा संभव है कि देवकी उस समय गंभीर तनाव में था, क्योंकि उसने उसी दिन माल चोरी का पूरा हिसाब पकड़ लिया था। अमन ने कमरे की दीवार पर देवकी के कंधे के बराबर ऊंचाई से एक निशान देखा। हल्का सा रगड़। उसने उस पर हाथ फेरा और बोला, देवकी पहले तो खड़ा था, लेकिन फिर धीरे से बैठ गया और फिर आगे की ओर। शुक्ला ने पूछा, तो फिर उसका मुंह किसने ढका? अमन बोला, मुरारी ने। क्योंकि देवकी की आंखों में उस समय डर नहीं था। डर तभी आता है जब हमला होता है, पर यहां हमला देवकी के गिर जाने के बाद हुआ। मैंने पूछा, तो मुरारी ने क्या किया? अमन बोला, उसने देवकी के मुंह पर एक मुलायम कपड़ा दबाया, ताकि देवकी होश में आए बिना धीरे धीरे दम घुटने से मर जाए, और यह मौत एक सामान्य हार्ट अटैक लगे। कमरा सन्नाटे से भरा था। अमन ने रजिस्टर उठाया, आखिरी पन्ने को देखा। लाल स्याही में लिखी लाइन, किसी पर भरोसा नहीं। अमन बोला, यह लाइन देवकी की नहीं लिखी है। लिखावट पेचीदा है, स्याही पुरानी है, मतलब यह डर किसी ने बाद में पैदा किया। मैंने पूछा, क्यों? आखिर क्यों कोई ये डर पैदा करेगा? अमन बोला, क्योंकि मुरारी लाल महीनों से माल चोरी कर रहा था, एक एक बोरी कम करके। देवकी ने यह पकड़ लिया था। देवकी कंपनी का सबसे पुराना कर्मचारी था, और मुरारी को पता था कि देवकी सच्चाई छुपाएगा नहीं। शुक्ला बोला, तो उसने देवकी को चुप कराने की कोशिश की? अमन ने सिर हिलाया, हाँ। लेकिन देवकी पहली बार उस रात इतना टूट गया कि बैठ गया। फिर अमन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हत्या मुरारी लाल ने की, पर देवकी की मौत शुरू उसके डर से ही हुई। अमन तीनों गवाहों के सामने आया। रमाकांत, तुम क्यों चुप रहे? रमाकांत रोते हुए बोला, साहब, मुरारी लाल मेरी बेटी के इलाज के पैसे देता है। अमन सरला की तरफ मुड़ा, तुम? सरला ने आंखें पूछी, साहब, मेरे आदमी की नौकरी मुरारी लाल के हाथ में है। और अब अमन फैजल के पास गया, और तुम फैजल? फैजल ने धीरे से कहा, साहब, मैं मालिक के लिए कई बार नकली रसीदें बनाता था। अगर सच बोलता तो मैं भी जेल जाता। अमन ने बिना एक शब्द बोले तीनों की आंखों में देखा और बोला, असली डर मुरारी नहीं, तुम्हारे अपने झूठ थे। अमन ने शंभू के सामने खड़े होकर कहा, शंभू, तुमने मुरारी को आते देखा, तुम छिपे रहे, तुम डरे। तुमने देवकी को गिरते देखा, फिर देखा कि मुरारी लाल उसके मुंह पर कपड़ा रख रहा है। शंभू ने सिर हिलाया, हाँ साहब, मैंने सब देखा। अमन ने पूछा, और तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कुछ भी? शंभू बोला, साहब, मुरारी लाल ने मुझे कहा था, अगर तूने मुंह खोला तो तेरी भी यही हालत कर दूंगा मैं। मैंने देखा अमन और भी शांत हो गया था। वह बोला, इसीलिए तुम चौथे गवाह हो। तुमने सब देखा, पर तुम कुछ बोल नहीं सके। शंभू, रमाकांत, फैजल, सरला, चारों का सच सामने आने के बाद अमन ने एक वाक्य कहा जो पूरे केस का निचोड़ था। देवकी नंदन की मौत डर से शुरू हुई और कपड़े से खत्म। कमरे में खामोशी गूंज उठी। अमन ने शुक्ला की तरफ देखा, शुक्ला जी, अब किसी बयान की जरूरत नहीं है, बस मुरारी को बुलवाइए। शुक्ला बोला, लेकिन वो तो गोदाम ही नहीं आता है। अमन ने कहा, आ जाएगा, क्योंकि हम उसे बुलाएंगे नहीं, उसे मजबूर करेंगे आने को। मैंने पूछा, कैसे? अमन धीमे स्वर में बोला,
उसके तीनों झूठ एक साथ टूट चुके हैं और अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। अमन ने कमरे की आखिरी झलक ली, फिर बोला, यह कमरा अब काम का नहीं, अब काम का है इस कमरे से बाहर का खेल। मैं और शुक्ला उसके पीछे चल दिए। तीनों गवाह, रमाकांत, फैजल, सरला, हिलते ढुलते हुए हमारे पीछे पीछे। शंभू अब भी सहमा हुआ था, पर पहली बार उसके शरीर से वह डर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ था। बाहर का अंधेरा गहरा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अमन ने अपना कोट ठीक किया और बिना किसी को देखे कहा, शुक्ला जी, एक फोन करिए, लेकिन मुरारी को मत बुलाइए। शुक्ला चौंक गए। मत बुलाइए? पर अभी तो आपने कहा। अमन बोला, नहीं, आप उसके मैनेजर को कॉल करिए। शुक्ला ने पूछा, क्या कहूं? अमन मुस्कुराया, बस एक वाक्य, इस गोदाम में चौथा आदमी पकड़ा गया है। मैंने पूछा, अमन, अगर मैनेजर को बताएंगे तो मुरारी क्यों आएगा? अमन ने मेरी ओर मुड़कर कहा, क्योंकि अपराधी को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे यह एहसास दिलाना कि उसका लोगों पर विश्वास टूट चुका है। शुक्ला ने मैनेजर को फोन लगाया। कुछ सेकंड बात हुई, फिर मैनेजर ने फोन आगे बढ़ा दिया। शुक्ला ने भौहें ऊपर उठाई। लाइन पर स्वयं मुरारी लाल था। उसकी आवाज तेज और परेशान थी। कौन पकड़ा गया? कौन है चौथा आदमी? किसने क्या बताया आपको? अमन ने धीरे से कहा, शुक्ला जी, फोन मत काटिए, मुझे बोलने दीजिए। अमन ने फोन हाथ में लिया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, मुरारी लाल जी, हमने जिस आदमी को पकड़ा है वह सब कुछ बता चुका है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर मुरारी की सांसें तेज हो गई। उसने झल्लाते हुए पूछा, कौन? किसने देखा था? किसने क्या बोला? अमन ने धीरे से कहा, जिसने देवकी नंदन की आखिरी सांस देखी थी। मुरारी ने गहरी सांस ली। साफ लगा उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने धीमे से पूछा, तुम कहाँ हो? अमन बोला, जहां आपकी चोरी का हिसाब लिखा है। मुरारी ने फोन तुरंत काट दिया। अमन ने बस इतना कहा, वह अब यहीं आ रहा होगा। गोदाम के अंदर एक भयानक शांति फैली हुई थी। छत पर लगी पुरानी ट्यूबलाइट धीरे धीरे झिलमिला रही थी। मैंने पूछा, अमन, अगर मुरारी हमें देख लेगा तो क्या वह भाग नहीं जाएगा? अमन बोला, नहीं पिद्दू, भागना उन्हीं का काम है जिन्हें डर होता है। मुरारी तो डर को पहचानता ही नहीं। वह आएगा और आने की वजह उसका अहंकार है। शंभू नीचे बैठ गया, अपने हाथ मलने लगा। मैंने उसे देखा, उस पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अमन बोला, शंभू, डरो मत, आज कोई तुमसे सच छीनने नहीं आएगा। तीनों गवाह एक कोने में सिमटे हुए थे। उनकी निगाहें बार बार गोदाम के बड़े दरवाजे पर जा रही थी। ट्यूबलाइट का कंपन अब और तेज हो गया था और तभी दूर से एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। हेडलाइट्स की किरणें धीरे धीरे गोदाम की दीवारों पर चढ़ी और फिर बड़ी तेज आवाज के साथ गाड़ी रुकी। इंजन बंद हुआ और कुछ सेकंड बाद एक आदमी के जूते कंकड़ पर टकराए। टिक टिक टिक, खड़खड़। वह चाल आत्मविश्वास वाली थी, ना कोई हड़बड़ी, ना घबराहट। अमन ने चाय की एक चुस्की ली। देखो, वो आ गया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। बाहर से आई लाइट में मुरारी लाल की परछाई लंबी दिख रही थी।
वह अंदर आया। उसका चेहरा धोखे, गुस्से और डर तीनों का मिश्रण था। उसने चारों तरफ देखा, तीनों गवाहों पर नजर डाली, शंभू पर, शुक्ला पर और फिर अमन पर भी नजर डाली। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांत स्वर में बोला, मुरारी लाल जी, आप देवकी नंदन के आखिरी आदमी थे जो उसे जिंदा देख रहे थे। मुरारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अमन ने उसका वाक्य काट दिया। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप देवकी को मारने नहीं आए थे, आप देवकी की मौत छुपाने आए थे। मुरारी की सांसें भारी हो गई। वह पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसके होंठ थरथरा रहे थे और तभी कमरे में बैठे शंभू ने धीमे स्वर में कहा, यही आदमी था साहब, यही। देवकी बाबू के ऊपर झुककर उनकी सांसें रोक रहा था। गोदाम सन्नाटे में जम गया। मुरारी के चेहरे से अब नकाब उतरने लगा था। गोदाम के बड़े हॉल में अब हर कोई चुप था। एक हल्की हवा खिड़की के दरार से अंदर आ रही थी, जिससे पुराने कागज धीरे धीरे हिल रहे थे। मुरारी लाल बीच में खड़ा था, गुस्से और डर दोनों से कांपता हुआ। अमन उसके सामने शांत, स्थिर और आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। मैं और शुक्ला दोनों तरफ खड़े थे और तीनों गवाह दीवार के पास सिमटे हुए। शंभू जमीन पर बैठा था, दोनों हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए। अमन ने बहुत शांत स्वर में कहा, मुरारी लाल जी, आप देवकी को मारने नहीं आए थे, आप उसे डराने आए थे। मुरारी चौंका। उसने अमन की ओर देखा। यह पहला झटका था जिसके लिए वह तैयार नहीं था। अमन बोला, आपके मन में हत्या नहीं थी, लेकिन आप जानते थे कि देवकी जिद्दी आदमी है और वह आपकी चोरी कभी नहीं छुपाएगा। मुरारी के होंठ हिले। तुम तुम यह सब कैसे जानते हो? अमन ने कहा, रुक जाओ, कहानी मत बदलो, पहले पूरी बात सुनो। अमन धीरे धीरे देवकी के कमरे की ओर इशारा करा। देवकी बैठा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके गले में सूखापन था। वह गहरी चिंता में था। अमन आगे बढ़ा। जब आप कमरे में दाखिल हुए, देवकी ने आपका चेहरा देखा और उसे समझ आ गया कि आप उसे धमकाने आए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुरारी चेहरा फेरने लगा। अमन ने कहा, देवकी आपके आने से गिरा नहीं, बैठ गया। शंभू की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि वही उसने देखा था। अमन बोला, देवकी ने कहा होगा, मुरारी जी, मैं सब बता दूंगा, या शायद यह चोरी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको डर लग गया। मुरारी अचानक चिल्लाया, नहीं, वो झूठ बोल रहा था। अमन ने कहा, हाँ, और आप सच बोल रहे हैं। मुरारी चुप हो गया। अमन ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पुराना हुआ मुड़ा हुआ कागज निकाला। वह वही नकली रसीद थी जो फैजल बनाता था। अमन ने उसे खोलकर शुक्ला को दिया, फिर बोला, आपकी चोरी पकड़ ली गई थी मुरारी लाल जी, और आपके पास सिर्फ दो रास्ते थे, चोरी मान लेना और या फिर गवाह चुप करा देना। मुरारी के कंधे गिर गए। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने उसे नहीं मारा, मैं बस उसे चुप कराना चाहता था। अमन बोला, यही तो बात है, आपने हत्या नहीं की, लेकिन आपने मृत्यु पूरी की। मुरारी के चेहरे पर पसीना आ गया। अमन ने बहुत शांत स्वर में पूछा, देवकी जब गिरा था, तुमने उसकी धड़कन चेक की थी? मुरारी चौंक गया। वह इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके होंठ हिले।
मैं मैंने हाँ, शायद, अमन ने कहा। अगर तुमने धड़कन चेक की तो तुम जानते हो कि वह अभी जिंदा था। मुरारी पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। अमन अब थोड़ा आगे झुका। पहली बार उसकी आवाज में कठोरता थी। तो फिर तुमने उसके मुंह पर कपड़ा क्यों दबाया? मुरारी चिल्लाया। क्योंकि क्योंकि मुझे लगा वो चिल्लाएगा, सबको बता देगा। मैं डर गया था। अमन बोला, डर तुम्हारा था, पर मौत, मौत देवकी की हुई। मुरारी कुछ न कर सका और वहीं घुटनों पर गिर गया। अमन ने एक एक शब्द बहुत शांत लेकिन ठंडे ढंग से कहे। मुरारी लाल, तुमने देवकी को मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब देवकी बैठा तुमने उसके मुंह पर कपड़ा दबाया, और यही दबाव उसकी आखिरी सांस बन गया। अमन बोला, तुम हत्यारे हो। हथियार था तुम्हारा डर, और तरीका था एक कपड़ा। शंभू रो पड़ा। सरला की सिसकियां सुनाई देने लगी। रमाकांत ने माथा पकड़ लिया था। शुक्ला सीधा खड़ा था, पर उसकी आंखें भी भर आई थी। मुरारी फूट कर बोला, मैंने मैंने नहीं चाहा था। मैं सिर्फ उसे चुप कराना चाहता था। अमन ने कहा, देवकी नंदन मरा चुप रहने की कीमत चुकाकर। शुक्ला आगे बढ़े, हथकड़ी निकाली और बोले, मुरारी लाल, आप पर हत्या, धमकी और वित्तीय धांधली का गंभीर आरोप है। मुरारी अब पूरी तरीके से हार मान चुका था, और उसने भी इस चीज का विरोध नहीं किया। उसने एक नजर तीनों गवाहों पर डाली, जैसे पूछ रहा हो किसने उसके खिलाफ मुंह खोला। पर उसकी आंखें अचानक अमन पर अटक गई, और उसने एक वाक्य कहा जिसने पूरा हॉल कुछ पल के लिए जमा गया। तुम तुमने मुझे देखे बिना पकड़ लिया। अमन शांत था। उसने कहा, क्योंकि झूठ तब टूटता है जब वह कई लोगों में बांटा जाए, और सच हमेशा अकेला खड़ा होता है। शुक्ला ने मुरारी की हथकड़ी कसकर पकड़ी। उसे गोदाम के बाहर ले जाया जा रहा था। मुरारी लाल एक बार मुड़ा। शायद उम्मीद थी कि अमन कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, या उसके प्रति कोई भावना दिखाएगा। लेकिन अमन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने बस मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया, अमन के लिए अपराधी चाल है, भावना नहीं। रमाकांत, फैजल, सरला तीनों खड़े थे, पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। अमन धीरे धीरे उनकी तरफ गया। उसने कहा, तुम तीनों हत्यारे नहीं हो, पर तुमने अपराधी को छुपाया। दुनिया में यह भी एक तरह का अपराध है। तीनों कांप गए। अमन बोला, लेकिन डर में किए गए अपराध और लालच में किए गए अपराध एक जैसे नहीं होते। शुक्ला ने पूछा, मतलब क्या हम इन्हें छोड़ दें? अमन ने कहा, नहीं शुक्ला जी, कानून इन सबको पूछताछ मिलेगा, पर इनका अपराध मुरारी जैसा नहीं हो। फैजल रो पड़ा। साहब, अगर मैंने सच बोल दिया होता तो वह हमें मार डालता। अमन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, हाँ फैजल, डर इंसान से सच छुड़वा देता है, लेकिन कभी कभी डर इंसान की जान भी छुड़ा देता है। सरला चुप थी। उसके आंसू बह रहे थे। अमन ने कहा, सरला, तुम देवकी के पड़ोस में रहती थी। क्या तुम जानती थी कि देवकी तुम पर भरोसा करता था? सरला ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ साहब, वो हमेशा कहता था सरला ईमानदार है। अमन के चेहरे पर एक पल को उदासी आई। शंभू अब भी जमीन पर ही बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। अमन उसके सामने जाकर बैठ गया, घुटनों के बल।
यही अमन को अलग बनाता है। अमन ने बहुत मुलायम आवाज में कहा, शंभू, तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। शंभू की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, मैंने देवकी बाबू को कुछ नहीं किया, मैं डर गया था। अमन बोला, हाँ, और यह डर तुम्हारा अपराध नहीं था। शंभू ने फूट फूट कर कहा, मैं उठकर भाग भी सकता था, पर मेरे पैर नहीं उठे साहब। अमन ने उसका कंधा पकड़ा और बोला, अगर तुम उस समय निकल कर किसी को बुलाते तो शायद कुछ बदल भी सकता था, पर तुम इंसान हो शंभू, और इंसान डर में कभी कभी पत्थर भी बन जाता है। शंभू रोने लगा। अमन ने उसकी पीठ थपथपाई, बहुत धीरे, जैसे कोई डॉक्टर किसी जख्म पर पट्टी रखता है। फिर अमन ने कहा, तुम सब सुनो, देवकी नंदन एक ईमानदार आदमी था, और उसकी मौत किसी हत्या से ज्यादा एक सच्चाई की कीमत थी। देवकी ने चोरी पकड़ी और चुप रहना नहीं सीखा। मैंने देखा अमन की आंखें पहली बार थोड़ी नम थी। वह बोला, सच्चाई अक्सर सस्ती नहीं होती। कुछ लोग उस पर गर्व करते हैं, कुछ लोग उससे डरते हैं, और कुछ लोग सच्चाई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, देवकी उन लोगों में था जो सच्चाई पर खड़े रहते हैं, और ऐसे लोग चाहे चले जाएं, उनकी गूंज रह जाती है। कमरे में अब एक गहरा सन्नाटा फैल गया था। अमन बाहर निकलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे था। रास्ते में मैंने पूछा, अमन, तुमने कैसे पहचाना कि मौत हत्या भी थी और नहीं भी? अमन मुस्कुराया नहीं, सिर्फ बोला, पिद्दू, कुछ मौतें हथियार से होती हैं, कुछ मौतें इंसान के शब्दों से, और कुछ मौतें डर से। देवकी की मौत डर से शुरू हुई थी और दबे हुए कपड़े से खत्म। मैंने कहा, और तीनों गवाह? अमन बोला, गवाह कभी झूठ नहीं बोलते पिद्दू, वे बस वही बताते हैं जो वे बोलने की हिम्मत रखते हैं। हम दोनों अब गोदाम से बाहर निकल चुके थे। सुबह होने में अभी देर थी, पर हवा में एक नई शांति थी, जैसे देवकी नंदन की आत्मा कह रही हो, अब सब सच सामने आ गया। धन्यवाद जासूस अमन। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।